नमस्कार दोस्तों, साथियों और सीखने वालों। आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी का प्रश्न पत्र। कक्षा 9 और 10 के लिए, दोनों के लिए है यह प्रश्न पत्र। तो आइए हम देखते हैं हिंदी के प्रश्न पत्र में, हिंदी के पेपर में क्या क्या आता है और वह कितने नंबर का आता है, देखेंगे। हिंदी प्रश्न पत्र अंक 70, 100 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर विद्यालय के द्वारा, 70 नंबर पेपर में आते हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए सेम पैटर्न रहेगा, ऐसा ही रहेगा, ध्यान से समझ लें। यह प्रश्न पत्र हमने बोर्ड के पेपर में से लिया है, तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया गया। जो बोर्ड में आता है, जो बोर्ड परीक्षाओं में आता है, उसका ही सेम टू सेम हमने बताया है। चलिए समझते हैं बोर्ड का पेपर या लोकल पेपर जो कक्षा 9 के लिए होते हैं, वार्षिक या अर्धवार्षिक, या कक्षा 10 के लिए अर्धवार्षिक की परीक्षाएं होती हैं, या बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं, ये सब के लिए है। तो आइए समझते हैं इस पेपर को कैसे हल करते हैं और इसमें कैसे कैसे आता है। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभाजित है। इसमें 2 खंड होते हैं, खंड आ और खंड बा, यानी सेक्शन ए और सेक्शन बी। खंड आ यानी सेक्शन ए में बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं 20 नंबर के। बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न के लिए हमको 4 विकल्प दिए जाते हैं। उनमें से हमें एक चुनना होता है कि सही विकल्प क्या है। ठीक है, तो इसमें 20 अंक निर्धारित होते हैं। खंड आ में 10 बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, उसमें हिंदी का इतिहास पूछा जाता है। ठीक है, हिंदी का इतिहास पूछा जाता है, शुक्लोत्तर युग, छायावाद युग, रचनाएं, लेखक, तार सप्तक वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रश्न होते हैं जो हिंदी का इतिहास बताते हैं। तो हिंदी के इतिहास से संबंधित इसमें 10 अंक पूछे जाते हैं, 10 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 10 अंकों के होते हैं, 10 नंबर के होते हैं। और 10 नंबर के पूछे जाते हैं व्याकरण से संबंधित। तो 10 और 10 बराबर 20, एंड 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, 20 प्रश्न 20 नंबर। ये आपके OMR बेस्ड होते हैं। ठीक है, यानी गोले भरने होते हैं, हमें इसमें टिक करना होता है, विकल्प दिए होते हैं 4। इसमें सीधे सीधे या तो हमारे नंबर अच्छे आ सकते हैं, या हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं तो हमारे नंबर जा भी सकते हैं। इसलिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाकर ये 20 नंबर को आसानी से हम ग्रहण कर सकते हैं। हमने भले ही नहीं याद किया है, अगर कभी भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ लिया है तो हम 20 नंबर ले सकते हैं। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इन 10 नंबर में क्या आता है। 10 नंबर में तो हिंदी का इतिहास आएगा, बाकी के 10 नंबर में व्याकरण में से क्या क्या हो सकता है वह हम समझते हैं। रस, छंद, अलंकार, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, तत्सम, तद्भव, धातुरूप, वचन, कारक, विभक्ति, ये सभी हमें बहुविकल्पी के रूप में पूछे जाएंगे। ठीक है, हम इन सब पर अलग से वीडियो भी बनाएंगे। फिलहाल तो हम आपको पेपर समझा रहे हैं, प्रश्न पत्र समझा रहे हैं कि इसको कैसे आता है और कैसे हल करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं खंड बा की। खंड बा गद्यांश पर। खंड बा में प्रश्न 1, पहला प्रश्न आता है, वह आता है हमारा गद्य पर। यानी कि हिंदी में हमारे 2 भाग होते हैं, गद्यांश और पद्यांश, यानी कविताएं और पाठ। ठीक है, तो ये पाठों पर आधारित होता है, इसको हम गद्यांश कहते हैं। इसमें 3 प्रश्न आते हैं। हमें एक पैसेज दिया होता है, एक गद्य दिया होता है, उसमें से हमको पहले गद्य दिया होता है, फिर उसके नीचे 3 प्रश्न दिए होते हैं। वो 3 प्रश्नों के अंक समान होते हैं, सबके लिए 2-2 अंक निर्धारित होते हैं। इस तरह से हमें गद्य में 6 अंक मिलते हैं। अब उस गद्य की लाइनों में हमें क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले पूछा जाएगा पाठ व लेखक। पाठ व लेखक का मतलब है हमसे पूछा जा रहा है संदर्भ बताइए, क्योंकि संदर्भ में पाठ और लेखक दोनों आ जाते हैं। तो 2 नंबर का प्रश्न रहेगा, पाठ और लेखक बताएंगे। उसके बाद हमें गद्यांश दिया जाता है और उन पर अंडरलाइन की हुई होती है, या हम कह सकते हैं कुछ पंक्तियां होती हैं, कुछ लाइनें होती हैं, उनके नीचे लकीर खिंची होती है, अंडरलाइन होती हैं। उसको हम कहते हैं रेखांकित अंश, यानी रेखा के अंकित, जिस पर रेखा अंकित है, लाइन है। ठीक है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए।
यानी अंडरलाइन जो भी लाइनें हैं उनकी हमें व्याख्या करनी होती है, अपने शब्दों में लिखना होता है। प्रश्न नंबर 3 पर आधारित, ये गद्यांश पर आधारित होता है कि गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और उस पाठ में हमें क्या क्या बातें कही गई हैं, उस पर आधारित हमें प्रश्न पूछा जाता है, हमें उसका आंसर उसी में से मिल जाता है जो भी गद्य दिया होता है। अब बात करते हैं, ये तो हो गया प्रश्न 1 गद्य पर आधारित, 6 अंक थे इसके लिए। अब हम बात करते हैं पद्यांश पर आधारित यानी कविताओं वाला। कविताओं वाला क्या था, इसमें भी 6 नंबर हैं हमारे लिए, 3 प्रश्न हैं, सबके लिए अंक समान हैं, 2 2 2 यानी 6 अंक हैं टोटल। इसमें भी हमें पूछा जाएगा संदर्भ, और संदर्भ में दोनों चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ कविता की बात कर रहे थे तो कविता का नाम और उसके कवि का नाम, तो इसका मतलब यहाँ पे संदर्भ हमसे पूछा जाता है 2 नंबर के लिए। इसमें भी दिया होता है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये काव्य वाले की बात कर रहे हैं हम। और तीसरा प्रश्न होता है जो हमारा जो काव्यांश पर होता है, कविता पर आधारित होता है। कविता पर आधारित होता है कि जो कविता हमें दी गई है, काव्य पंक्तियाँ दी गई हैं, उसमें पूछा जाता है उससे संबंधित कोई प्रश्न जो हमें पढ़ने पर आसानी से मिल जाता है। तो इस तरह से हमने देखा खंड बा में प्रश्न नंबर 1 गद्यांश के लिए 6 अंक थे और पद्यांश के लिए भी 6 अंक निर्धारित थे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2। अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। ये संस्कृत गद्यांश का संदर्भ व अनुवाद करना होता है हमें। हिंदी का ही एक भाग होता है संस्कृत, जो हिंदी की किताबों में दिया होता है। गद्य पद्य यानी पाठ कविताएं, उसके बाद थोड़े से पाठ होते हैं हमारे संस्कृत वाले। कठिन संस्कृत नहीं होती है, हिंदी में ही मानी जाती है, वह सरल होती है, इतनी भी कठिन नहीं होती है। तो कहने का मतलब है संस्कृत में पूछा जाता है संस्कृत गद्यांश का संदर्भ व अनुवाद। संदर्भ के लिए 2 अंक निर्धारित होते हैं और उसका अनुवाद हम कर देते हैं तो 3 नंबर मिल जाते हैं। तो इसके लिए हमें उस संस्कृत के पाठ का हमें आइडिया होना चाहिए कि यह पाठ कौन सा है। ठीक है, केवल पाठ पूछा जाता है, उसका लेखक नहीं दिया जाता। तो आपको केवल पाठ का नाम लिखना है, कौन सा पाठ है, और काव्य से लिया गया है कि गद्य से लिया, ये लिखना होता है। और 3 नंबर हमें इसके अनुवाद के मिल जाते हैं, यानी उसका हिंदी अर्थ हमें करना होता है। उन पंक्तियों का, संस्कृत की पंक्तियों का हमें हिंदी अर्थ करना होता है। संस्कृत में 2 भाग होते हैं, एक गद्य और एक पद्य, यानी एक पाठ और एक कविताएं। तो इसमें 5 नंबर हैं और अब कविताओं के लिए भी 5 नंबर हैं। अर्थात कहने का मतलब है कोई श्लोक आएगा हमारे लिए और उस श्लोक में हमें फिर से 2 नंबर संदर्भ के लिए मिलेंगे और 3 नंबर हमको अनुवाद के लिए मिलेंगे। तो इस तरह से हम संस्कृत में 5 और 5 10 अंक को ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 एकांकी है, एकांकी या खंड काव्य हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एकांकी के लिए हमको 3 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं लेखक जीवन परिचय, लेखक का जीवन परिचय व रचना। कोई एक लेखक, मतलब हमको 3 लेखक दिए जाते हैं, विकल्प दिए जाते हैं कि 3 में से कोई एक चुन लो। तो हमें 3 लेखक दिए जाते हैं, उनमें से जो हमको याद होता है उसमें से एक का जीवन परिचय हम लिखना होता है और उसकी रचना भी करनी होती है। जीवन परिचय के लिए 3 नंबर मिलते हैं और रचना लिख देते हैं तो 2 नंबर और मिल जाते हैं। तो इस तरह से लेखक का जीवन परिचय में हमें 5 नंबर मिल जाते हैं, 5 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, इसी तरह से लेखक का फिर कवि का भी जीवन परिचय पूछा जाता है, कवि का जीवन परिचय लिख देते हैं हम तो 3 नंबर मिल जाते हैं हमको, और उसकी कृति या रचना लिख देते हैं तो 2 नंबर और मिल जाते हैं। इस तरह से लेखक और कवि का जीवन परिचय रचना के साथ लिखने से हमको क्या होता है, 5 नंबर इसमें लेखक वाले में और 5 नंबर कवि वाले में, 10 नंबर इसमें हमें और मिल जाते हैं। बात करते हैं श्लोक की, तो हमें एक श्लोक लिखना होता है। अब श्लोक पर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं। श्लोक हमारे प्रश्न पत्र में आता है, बस हमें वह प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पत्र में श्लोक आया है
उस श्लोक को नहीं लिखना होता है, दूसरा श्लोक लिखना होता है। तो हमें श्लोक के लिए 2 अंक निर्धारित हैं, 2 अंक मिल जाते हैं। उसके बाद हमें पूछा जाता है संस्कृत में प्रश्न उत्तर। हमें संस्कृत के प्रश्न उत्तर होते हैं, हमें याद करने होते हैं और उनके लिए हमें 4 नंबर मिल जाते हैं। संस्कृत के प्रश्न उत्तर संस्कृत के पाठ में से मिलते हैं। और संस्कृत के पाठ कोई भी हो सकते हैं, वो कविताएं भी हो सकती हैं, वो पाठ भी हो सकते हैं। हमें केवल पूछे जाएंगे, 4 प्रश्न हमको दिए जाएंगे, 4 में से केवल हमें 2 के अंक देने होते हैं और 2 प्रश्नों के उत्तर देने से हमको 4 अंक मिल जाते हैं। 4 प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत में ही उत्तर हमें देना होता है। 2-2 नंबर के होते हैं और 4 नंबर हमको मिल जाते हैं। 2 प्रश्न के लिए 4 नंबर मिल जाते हैं। इसके बाद हमको एक निबंध मिलता है। निबंध में भी हमको चॉइस मिलती है और निबंध में हमें चॉइस मिलती है, इसमें हमें 5 निबंध मिलते हैं। 5 निबंध में से हमें कोई एक निबंध पर लिखना होता है। इसके लिए 9 अंक निर्धारित हैं। सबसे ज़्यादा अंक हम निबंध में ही ले सकते हैं, क्योंकि निबंध या तो याद करके लिख सकते हैं या अपनी समझ से बनाकर भी लिख सकते हैं, यदि हमें उस विषय पर बनाना आता है तो। कहने का तात्पर्य यह है कि निबंध में 9 अंक हैं, जो हम थोड़ा सा भी कर देंगे तो भी कम से कम 9 में से हमके 5 नंबर तो हमको मिल ही जाते हैं। यदि हमने थोड़ा आधा लिख दिया तो हमको मिल ही जाएंगे, और पूरा लिखते तो और ही बढ़िया है। हमको सीधे सीधे निबंध लिखने में 9 अंक मिल जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 9 और 10। कक्षा 9 और 10 का पेपर थोड़ा सा ही अलग हो सकता है। जैसे कि प्रार्थना पत्र, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा हमने बताया, प्रार्थना पत्र हमने बताया नहीं, तो हो सकता है प्रार्थना पत्र भी आ जाए, 5 नंबर का है। ठीक है, प्रार्थना पत्र आ जाएगा, हिंदी में लिखना होता है, 5 नंबर का है। मुहावरे पूछे जाएंगे तो मुहावरे 2 नंबर के हैं। ठीक है, मुहावरे या तो बहुविकल्प में पूछे जा सकते हैं या मुहावरे आपसे वाक्य प्रयोग करने को कह सकते हैं, तो इसके लिए 2 अंक निर्धारित हैं। अब बात करते हैं हिंदी से संस्कृत में अनुवाद भी करने होते हैं। ठीक है, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद, हिंदी में कोई वाक्य दिया हो और उसका संस्कृत में अनुवाद करना होता है। ठीक है, ये अनुवाद वाले आपको संस्कृत के पाठों से सीधे सीधे मिल जाते हैं, या तो बना लो या इसमें से थोड़ा सा याद कर लो, तो इसलिए हमको ये नंबर मिल जाते हैं। तो हमने अंत में लिखा है प्रार्थना पत्र, मुहावरे और संस्कृत में अनुवाद, ये 9 नंबर हैं। तो ये 9 नंबर हम इसमें नहीं जोड़ सकते, क्योंकि ये पहले से ही 70 नंबर हो चुके हैं। तो या तो इसमें से कुछ कम होगा तब ये ऐड होगा, ये सारा नहीं हो सकता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि हमें सब कुछ याद करना है और हम इसमें अच्छे नंबर ले सकते हैं। हिंदी एकमात्र ऐसा विषय है जो समझ पर आधारित होता है, जिसमें हमें टेंशन नहीं होती है, अधिक तनाव भी नहीं होता है, केवल पढ़ना होता है। हम हिंदी को सरल समझकर हमेशा छोड़ देते हैं और हमेशा हमारे नंबर कम आते हैं। हिंदी को थोड़ा ध्यान दें, थोड़ा फोकस करें, क्योंकि हिंदी के नंबर अन्य विषयों में मिलकर हमारी परसेंटेज को हाई कर देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें और आसानी से हम हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हम प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने बताया कक्षा 9 और 10 के लिए प्रश्न पत्र। अब हम अगले वीडियो में जब भी आएंगे आपके पास, तो हम सब जो भी टॉपिक हमने लिखाए हैं इस प्रश्न पत्र में, जो भी टॉपिक आए हैं सब टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे, बड़ी ही सरल भाषा में बनाएंगे। यदि प्रश्न पत्र में समझाते समय कोई गलती हो गई है या कोई गलत हमने बता दिया है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।